हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट की हमारी सीरीज़ चल रही थी, इस पर पहले ही 3-4 क्लासेस आ चुकी हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो DSSS हो, BPSC हो, KVS हो, NVS हो या फिर EMRS हो, या फिर कोई भी दूसरी परीक्षा जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित रहती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर क्लास पसंद आए, चैनल पसंद आए तो हमारे क्लास को या फिर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं फिर पहला प्रश्न। राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। राजस्थानी भाषा का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती है। कौन कौन सी? मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। ठीक है, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी ये आपके राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहते हैं BG खेर। इनका इस पद के लिए चुनाव कब होता है? 7 जून। इनका इस पद के लिए चुनाव कब होता है? 7 जून 1955 को। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है। ठीक है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। ठीक है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। मेवाती किसकी भाषा है? मेवाती किसकी बोली है? तो राजस्थानी हिंदी की बोली है। मेवाती राजस्थान की बोली है। इन तीनों के अलावा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और कौन सी 2 बोली आती हैं? तो खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली, खड़ी बोली और एक कौन सी है? हरियाणवी। खड़ी बोली और एक है हरियाणवी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? खड़ी बोली का कौन सा क्षेत्र निम्न में से नहीं है? तो सहारनपुर, मुरादाबाद, इनमें खड़ी बोली बोली जाती है, परंतु बरेली में खड़ी बोली नहीं बोली जाती है। यह खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। अगला हमें सुमेलित करना है अवधि। अवधि में अवधि कौन से क्षेत्र की बोली है? अवधि कहाँ बोली जाती है? तो इलाहाबाद। इलाहाबाद में अवधि बोली जाती है। बुंदेली कहाँ बोली जाती है? झांसी। ब्रजभाषा मथुरा की बोली है। ब्रजभाषा मथुरा की बोली है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ी बिलासपुर की बोली है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर की बोली है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? शिव सिंह सेंगर। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास लिखा है। नाम क्या रहा? शिव सिंह सरोज। नाम क्या रहा? शिव सिंह सरोज। ठीक है, शिव सिंह सरोज। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? तो यह विचार है रामचंद्र शुक्ल जी का। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो जायसी का नाम हिंदी नवरत्न में नहीं है। ठीक है, हिंदी नवरत्न में 9 कवियों को उल्लेख मिलता है, परंतु जायसी उनमें से नहीं है। अगला प्रश्न है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? क्या नाम दिया है उन्होंने उत्तर मध्यकाल को? किसने? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहा है। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहा है। अच्छा, इसके बारे में कुछ और तथ्य मैं बता दे रही हूँ, जैसे कि मिश्र बंधु द्वारा लिखित जो ऐतिहासिक ग्रंथ रहा, साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ रहा, क्या नाम रहा उसका? तो मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु में 3 भाई आते हैं। कौन कौन से? क्या नाम रहा उनका? गणेश बिहारी मिश्र,
क्या नाम रहा उनका? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, ठीक है, सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीन मिलकर ही मिश्र बंधु कहलाते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य के अंतर्गत काल विभाजन की परंपरा डालने वाले प्रथम विद्वान कौन माने जाते हैं? ये मिश्र बंधु ही माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत काल विभाजन की परंपरा डालने वाले प्रथम कौन माने जाते हैं? ये मिश्र बंधु ही माने जाते हैं। अगला प्रश्न, ये तो बता दिया हमने 10। भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है जेम्स हिक्की को। भारतीय पत्रकारिता का पितामह जेम्स हिक्की को कहा जाता है। बंगाल गज़ट, ठीक है, बंगाल गज़ट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। बंगाल गज़ट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके अलावा हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। उदंत मार्तंड हिंदी की प्रथम पत्रिका, उदंत मार्तंड हिंदी की प्रथम पत्रिका कब प्रकाशित हुई? 30 मई 1826 ईस्वी, 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका रही। इसके संपादक कौन रहे? तो जुगल किशोर। उदंत मार्तंड के संपादक रहे जुगल किशोर। कब इसका प्रकाशन शुरू हुआ? तो 30 मई 1826 ईस्वी को इसका प्रकाशन शुरू हुआ। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को ही आधार मानकर 30 मई को उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को ही आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजनावाद की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? तो यह विचार है रामचंद्र शुक्ल जी का। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किनका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के ये महाकवि माने जाते हैं स्वयंभू। अगला हमें दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तकों को सुमेलित करना है। विशिष्टता द्वैतवाद दार्शनिक मत किनका रहा? विशिष्टता द्वैतवाद दार्शनिक मत रहा रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य का सिद्धांत क्या रहा? विशिष्टता द्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद किनका रहा? तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। विशिष्टता द्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। आगे बढ़ेंगे। प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? तो यह विचार है गणपति चंद्रगुप्त का यह विचार है। प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। ठीक है, प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। इसमें बिहार के 3 कवियों को शामिल किया गया है। बिहार के 3 कवियों को इसमें शामिल किया गया है। कहाँ के? तो बिहार के 3 कवियों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार, ठीक है। इसके अलावा एक नरेश, परंतु नंद किशोर आचार्य का इसमें नाम नहीं आता है। प्रपद्यवाद में नंद किशोर आचार्य सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, शमशेर मूड्स के कवि है, किसी विजन के नहीं। यह कथन किस विद्वान का? शमशेर मूड्स के कवि है, किसी विजन के नहीं। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है मलयज का। मलयज हिंदी के प्रतिष्ठित कवि, लेखक व आलोचक रहे। इनका पूरा नाम क्या था या फिर कहे तो इनका वास्तविक नाम क्या रहा? भरत श्रीवास्तव। मलयज का वास्तविक नाम रहा भरत श्रीवास्तव। पूछा जा सकता है कि मलयज का वास्तविक नाम क्या रहा? तो भरत श्रीवास्तव। ये हिंदी के प्रतिष्ठित कवि, लेखक व आलोचक रहे।
आगे है, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए? तो सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी जो कि एक छायावादी कवि रहे, ये अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुए अपने रचना काल के अंतिम दौर में। आगे है, भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह विचार रीतिकाल के किस कवि का है? तो केशवदास का यह विचार है। उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे नहीं है। किनका विचार है यह? तो केशवदास का यह विचार है। केशवदास का यह विचार है। इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन रहे? अलंकारवादी आचार्य रहे केशवदास। केशवदास एक अलंकारवादी आचार्य रहे। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। जैनेन्द्र, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। तो यशपाल मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं रहते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या को दर्शाया गया है? गबन, गोदान, रंगभूमि या फिर प्रेमाश्रम? तो गबन उपन्यास में विधवा समस्या को दर्शाया गया है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? ध्रुव स्वामी नामक नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को दर्शाया गया। यहाँ पे सभी नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, परंतु एक घूट जयशंकर प्रसाद द्वारा ही रचित है, परंतु यह एकांकी विधा की रचना है। ठीक है, एकांकी विधा की रचना है यह। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद करते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। इसके अलावा रघुवंश, ठीक है, रघुवंश और रघुवंशम कहते हैं, कहीं कहीं पे रघुवंशम लिखा रहता है। मेघदूतम इस नाटक का भी इन्होंने राजा लक्ष्मण सिंह ने ही अनुवाद किया है। रघुवंशम, मेघदूतम नामक नाटक का भी राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया है। मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो आधे अधूरे नामक नाटक में। उपयुक्त में से कोई नहीं। आधे अधूरे नामक नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। यहाँ पे सभी नाटक जो है, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की ज़मीन, ये सभी नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है, परंतु टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण आधे अधूरे नामक नाटक में किया गया है। कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? कौमुदी महोत्सव एकांकी इसमें किस सम्राट के काल को चित्रित किया गया है? तो सम्राट चंद्रगुप्त के काल को चित्रित किया गया है कौमुदी महोत्सव नामक एकांकी में। इसमें चंद्रगुप्त की उपलब्धियों का चित्रण है। ठीक है, चंद्रगुप्त की उपलब्धियों का चित्रण किया गया है कौमुदी महोत्सव एकांकी में। इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार, अच्छा इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे। अगला प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब के फूल जिंदगी और गुलाब के फूल, यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किनका है? जिंदगी और गुलाब के फूल प्रसिद्ध कहानी संकलन किनका है? तो उषा प्रेमवदा जी का है। उषा प्रेमवदा जी का है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया। यह विचार किनका है? तो यह विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह विचार किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। निर्वैतिकता का सिद्धांत किसका है? निर्वैतिकता का सिद्धांत है इलियट का। निर्वैतिकता का सिद्धांत है इलियट का। साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? तो अरस्तु ने माना है। साहित्य का उद्देश्य विरेचन अरस्तु ने माना है। अरस्तु ने प्रतिपादित किया कि कला और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप से विरेचन हो जाता है। विरेचन यानी कि खत्म हो जाता है, कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? शंकुक।
भरत मुनि के रससूत्र की अनुमितिवाद पराश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? तो शंकुक की है। संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माने? संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? वामन। ठीक है, किसने माना है? तो वामन ने माना है। इसके अलावा प्रश्न आ सकता है कि रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो वो भी वामन ने माना है। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी आलोचनात्मक कृति कविता के नए प्रतिमान, डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी आलोचना कृति कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसमें उन्होंने मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में की समीक्षा की है। ठीक है, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में की समीक्षा की है। किसमें? तो कविता के नई प्रतिमान में। अगला में सुमिलित करना। भरत मुनि किस संप्रदाय से संबंधित रहे? तो रस संप्रदाय। भरत मुनि रस संप्रदाय। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय। वामन रीति संप्रदाय। ठीक है, वामन रीति संप्रदाय। भरत मुनि रस संप्रदाय, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय, कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय, वामन रीति संप्रदाय। आगे बढ़ेंगे। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? तो मैत्रेयी पुष्पा की कृति है तब्दील निगाहें, जो कि स्त्री विमर्श पर आधारित है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक कौन रहे? ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक रहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन रहते हैं? मैत्रेयी पुष्पा, रमणिका गुप्ता, भारती मीणा या फिर आशा सुषमा? तो आशा सुषमा। ठीक है, आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक रहे आशा सुषमा। इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1990। आगे बढ़ेंगे। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आए। इस पंक्ति के रचयिता कौन रहे? दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिऔध या नागार्जुन? तो माखनलाल चतुर्वेदी रही। संदेश यहाँ नहीं मैं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है यह। दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी? तो उर्वशी नामक कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। कब? तो 1972 में। ठीक है, 1972 में। निम्न में से कौन सा रासोग्रंथ छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसके अलावा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका, जो कि केशवदास द्वारा रचित कृति है। ठीक है, रामचंद्रिका जो कि केशवदास द्वारा रचित कृति है। प्रश्न आ सकता है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, रामचंद्रिका नामक ग्रंथ को, जो कि केशवदास द्वारा रचित है, इसे छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। परंतु अगर यहाँ पे रासो ग्रंथ दिए हुए हैं और उनमें पूछे कि छंदों का अजायब घर निम्न में से किसे कहा जाता है, तो वहाँ पे हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। परंतु अगर पूछा जाए कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने किस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा है, तो केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका नामक ग्रंथ को। कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती हैं? तो सिद्ध साहित्य में। आगे बढ़ेंगे। कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। सिद्ध साहित्य में सबसे पहले उलटवासियाँ प्राप्त होती हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी जी ने। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी महात्मा गांधी जी ने। मैथिली शरण गुप्त जी ने सन 1931 ईस्वी में साकेत की रचना की थी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी ने सन 1931 ईस्वी में साकेत की रचना की थी और इसके बाद ही वे काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे।
अगला सुमिलित करना है अकाल और उसके बाद किनकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। कलगी बाजरे की अज्ञेय की रचना है। कलगी बाजरे की अज्ञेय की रचना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की रचना है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की रचना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। निम्न में कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? एक और जिंदगी, राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, इनमें से सभी। तो ये दोनों जो है ये आपके कमलेश्वर द्वारा रचित रचना है, परंतु एक और ज़िंदगी किनकी रचना है? तो मोहन राकेश जी की रचना है। एक और ज़िंदगी मोहन राकेश जी की रचना है। आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या कितनी है? चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या है 44। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या है 44। आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? आदर्शवादी सिद्धांत प्रिय युवक। आदर्शवादी सिद्धांत प्रिय युवक, ठीक है, अपने सिद्धांतों पे चलने वाला, ठीक है। आदर्शवादी सिद्धांत प्रिय युवक शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की व्याख्या कर सकते हैं इस रूप में, ठीक है, आदर्शवादी सिद्धांत प्रिय युवक। अगला प्रश्न, महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का पात्र है? महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास के पात्र है? तो वाण भट्ट की आत्मकथा। महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के वाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास की पात्र है, ठीक है। तो आज के इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।